20वीं सदी की शुरुआत में तकनीकी प्रगति के तूफान में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसका नाम रात के आकाश में विज्ञान और आविष्कारों के सितारों से भी ज्यादा चमकना चाहिए था। लेकिन किस्मत ने ऐसा किया कि उसकी विचारधाराएं भुला दी गईं और समय की परतों के नीचे दफन हो गईं और उसकी अधिकांश क्रांतिकारी खोजें व्यापक जनता से अनजान ही रह गईं। ये बात है निकोला टेस्ला की, जो एक सर्बियाई इंजीनियर और वैज्ञानिक थे जिनका सोचने का तरीका इतना असामान्य और दूरदर्शी था कि ऐसा लगता था कि वे न केवल आने वाले कल को देख रहे हैं बल्कि दशकों आगे का भी। वह एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जिसमें ऊर्जा हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो, और वह भी बिना तार, बिना सीमाओं और बिना किसी रुकावट के। और आज 100 से अधिक वर्षों बाद एक मामूली कार्यशाला में, जहां इस महान आविष्कारक की विरासत से प्रेरित इंजीनियर काम कर रहे थे, एक असली चमत्कार हुआ। इन इंजीनियरों ने न केवल उसकी खोई हुई रहस्यों को खोज निकाला बल्कि उन्हें फिर से बोलने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के सामने ऐसे रहस्यों का खुलासा किया जो कभी खोए हुए प्रतीत होते थे। उनके आविष्कार कल्पना को चकित कर देते हैं और प्रशंसा जगाते हैं। मुख्य भाग में जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी सहायता का अनुरोध करता हूं। आपका ध्यान और रुचि हमारे प्रयासों के लिए सबसे अच्छी कृतज्ञता है। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन है। समझदारी और ध्यान के लिए धन्यवाद। अब कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो न केवल अपने समय में नहीं बल्कि बिल्कुल अलग वास्तविकता के आयाम में जन्मा हो। निकोला टेस्ला बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति थे। उनका सोचने का तरीका इतना स्वतंत्र था कि वह अक्सर स्थिर दुनिया से टकराता था, जबकि अधिकांश लोग एडिसन की प्रशंसा करते थे, जो अलग अलग इमारतों और सड़कों को रोशन करने के लिए किलोमीटर लंबी तांबे की तारें बिछाते थे। टेस्ला अपने विचारों में एक वैश्विक नेटवर्क देख रहे थे, जहां ऊर्जा बिना किसी तार के स्वतंत्र रूप से फैलती है। वह कल्पना करते थे कि पृथ्वी, वायुमंडल और हमारे ग्रह को घेरने वाली जगहें विशाल चालक बन जाएंगी, जिनके माध्यम से बिजली नदी की तरह बहती है। उनके विचारों को उनके समकालीन जादुई और कल्पनाशील माना जाता था, लेकिन टेस्ला इन्हें एक शुद्ध विज्ञान के रूप में देखते थे, जिसका समय आने पर प्रयोग किया जाएगा। वह इस ज्ञान को सभी के साथ साझा करने को तैयार थे। उनका मुख्य उद्देश्य था बिना तार ऊर्जा ट्रांसमिशन का निर्माण, जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। 1884 में न्यूयॉर्क आने पर टेस्ला ने न केवल गणनाएं और योजनाएं लाईं, बल्कि एक भव्य सपना भी देखा। टॉमस एडिसन को, जो एक प्रसिद्ध आविष्कारक और व्यवसायी थे, वैकल्पिक करंट एसी के फायदों के प्रति विश्वास दिलाने का। टेस्ला का मानना था कि वैकल्पिक करंट भविष्य की विद्युत आपूर्ति है जो नई सीमाएं खोल देगा। वहीं एडिसन स्थिर करंट डीसी के समर्थक थे, जो महंगा, अप्रभावी था और शहर के हर नुक्कड़ पर विद्युत गृह बनाने की मांग करता था। एडिसन वैकल्पिक करंट के विचारों को सुनना नहीं चाहते थे और यहां तक कि टेस्ला के विचारों को भी खारिज कर देते थे। भाग 2 का 13। अपने विरोधी की नवाचार सोच का समर्थन करने के बजाय उसने उसे केवल मौजूदा विद्युत संयंत्र को पुनः डिजाइन करने का प्रस्ताव दिया, जो टेस्ला पर पहला आघात था। इसके बाद वित्तीय संघर्ष शुरू हुआ, जिसने टेस्ला को भुगतान से वंचित कर दिया और उसे गहरा निराश किया। उनके रास्ते अलग हो गए और यहीं से प्रसिद्ध विद्युत युद्ध की शुरुआत हुई। यह संघर्ष दो महान वैज्ञानिकों के बीच विज्ञान और तकनीक के इतिहास में सबसे चमकीले अध्यायों में से एक बन गया। हालांकि टेस्ला के लिए यह युद्ध केवल कठिनाइयों का ही नहीं बल्कि अप्रत्याशित सहयोगियों का भी स्रोत था। उनमें से एक थे जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, वह व्यक्ति जिसने न केवल टेस्ला में आविष्कारक की प्रतिभा देखी बल्कि उसे नए विश्व के वास्तुकार के रूप में भी पहचाना। उसने टेस्ला के वैकल्पिक प्रवाह के मोटरों के विचार में विश्वास किया और उसका भरोसेमंद साथी बन गया। ये मोटरें, जो बिना चिंगारी और महंगे चुंबकों के घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर आधारित थीं, शहरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विद्युत से लैस करने के लिए आधार बनी। आज भी ये अधिकांश आधुनिक विद्युत मोटरों के मूल में हैं और उन उपकरणों का संचालन सुनिश्चित करती हैं जिनके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। 20वीं सदी के 12वें वर्ष में टेस्ला ने एक नवीनतम आविष्कार किया। यह वैकल्पिक प्रवाह की अनिवार्य जीत थी। विज्ञान और तकनीक के इतिहास में उसी ने ऊर्जा के लिए संघर्ष में अपनी श्रेष्ठता साबित की। संभव है कि महान आविष्कारक और व्यवसायी एडिसन अपनी जीत को ट्रायम्फ के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, अपने उपलब्धियों को समाचार पत्रों में प्रचारित कर रहे थे।
लेकिन इस टकराव के हृदय में हमेशा के लिए दूसरे महान इंजीनियर का नाम दर्ज हो गया, निकोला टेस्ला। इलेक्ट्रॉनिकी के विकास में उसका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि वह सदैव विज्ञान के इतिहास में स्थान पा गया। उनके बीच का संघर्ष, जिसे बाद में विद्युत युद्ध कहा गया, कई फिल्मों और पुस्तकों का आधार बना और अंततः टेस्ला को वह केंद्रीय भूमिका मिली जो उसे आधिकारिक रूप से मिलनी चाहिए थी। यह शांत प्रतिभा, जो लंबे समय तक छाया में रही, उन वर्षों की घटनाओं के बाद मान्यता प्राप्त करने लगी। लेकिन टेस्ला अपने कार्य में रुकने वाला नहीं था। उसके लिए मोटरें और विद्युत संयंत्र केवल पहली सीढ़ी थी। उसकी असली मंजिल कुछ बहुत ही विशाल बनाने का सपना था। 19वीं सदी के 20वें दशक में वह पूरी तरह से एक नए उपकरण, ऑसिलेटर, पर काम में लग गया। यह एक जटिल उपकरण था जिसका उद्देश्य विद्युत ऊर्जा को उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों में परिवर्तित करना था। अपने प्रयोगों में उसने भविष्य के रेडियो की नींव रखी, इससे पहले कि यह शब्द दैनिक जीवन में प्रचलित हुआ। वह केवल ध्वनि या संकेतों के प्रसारण के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि ऐसी प्रणाली का सपना देख रहा था जिसमें ऊर्जा अदृश्य तरीके से बहुत दूर तक पहुंचाई जाए। वह वायरलेस ऊर्जा के वैश्विक प्रसारण का सपना देख रहा था, जिससे हर स्थान पर बिजली पहुंचाई जा सके। जल्द ही 19वीं सदी के अंत में 1899 में टेस्ला ने अपने दृष्टिकोण को एक विशेष स्थान पर स्थानांतरित किया, कोलोराडो स्प्रिंग्स। वहां ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में, जहां वायु विशेष रूप से सूखी और स्वच्छ थी, उसने अपने प्रयोगों के लिए आदर्श परिस्थितियों का पता लगाया। जो कुछ वहां हुआ वह आज भी उन लोगों में रोमांच पैदा करता है जिन्होंने उसके कार्यों के बारे में सुना है। अपने एक प्रयोग के दौरान टेस्ला ने बिना वायर के लगभग 200 बल्बों को जला दिया, जो एक दूसरे से 40 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित थे, और केवल जमीन को चालक के रूप में इस्तेमाल किया। उसने न तो बिजली की लाइनों या ऊर्जा नेटवर्क का उपयोग किया और न ही कोई अतिरिक्त उपकरण, बस सही ढंग से ट्यून किए गए फ्रीक्वेंसी और अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का सहारा लिया। यह आश्चर्यजनक था। उसने अपने अनूठे तकनीक की मदद से बिना तारों के दूर दराज की ऊर्जा को स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय लोग अजीब कम आवृत्ति की आवाजें सुनते थे जो आसपास के क्षेत्र में गूंज रही थीं। कुछ का दावा था कि उन्होंने बिजली की झलकियां देखीं जो धरती को छेदते हुए बिजली की चमक की तरह आकाश में प्रक्षेपित हो रही थीं। अन्य ने कहा कि टेस्ला की प्रयोगशाला के ऊपर आकाश बिजली के डिस्चार्ज से धड़क रहा था, मानो कहीं से भी उत्पन्न हो रहा हो और एक असली तूफान का प्रभाव पैदा कर रहा हो, जबकि आकाश पर न तो बादल थे और न ही गरज। शहरवासी ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या हो रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ये घटनाएं पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग थीं। टेस्ला कई मील दूर बल्बों को जला रहा था, मानो भविष्य का मार्ग प्रकाशमान कर रहा हो। उसके हाथों में ऊर्जा एक शक्तिशाली उपकरण बन गई थी जो बदलाव का संकेत दे रही थी। लेकिन इस अद्भुत प्रगति के बावजूद दुनिया उसे समर्थन देने में जल्दी नहीं कर रही थी। अंदर ही अंदर कई लोग समझते थे कि टेस्ला के विचार वर्तमान व्यवस्था के आधारों को खतरे में डाल सकते हैं। वे इस तरह के प्रगति के लिए तैयार नहीं थे। टेस्ला की प्रतिभा निस्संदेह महान थी, लेकिन यही प्रतिभा उसे उन लोगों के लिए खतरनाक बना रही थी जो सत्ता अपने हाथों में रखते थे। शक्तिशाली निगम और बड़े उद्योगपति अभी अभी बिजली घर बनाने, शहरों में तार बिछाने और विद्युत आपूर्ति पर मोनोपोलियों के निर्माण में भारी निवेश कर चुके थे। टेस्ला के विचार उनके व्यवसाय मॉडल में फिट नहीं थे। उसकी ऊर्जा को बोतलों में बंद करना या मीटर से बेचना संभव नहीं था। इसे कराधान या नियंत्रण में लाना भी संभव नहीं था। वह ऊर्जा बेचने का इरादा नहीं रखता था, वह उसे पूरी दुनिया को उपहार में देना चाहता था, और पूंजी की दुनिया में ऐसा उपहार खतरनाक और यहां तक कि घातक माना जाता था। 70-47 मीटर ऊंचाई पर तांबे के गुंबद से सजी लगभग एक घर जितनी चौड़ी इस टावर का रूप एक रहस्यमय संरचना जैसा था, जो विदेशी तकनीकों के चित्रों के अनुसार बनाई गई प्रतीत होती थी, न कि सामान्य रेडियो स्टेशन। इसका बाहरी स्वरूप असामान्य और प्रभावशाली था। धातु की संरचना जो न केवल उच्च तकनीक की प्रतीत होती थी, बल्कि लगभग कल्पनात्मक भी लगती थी। यह टावर आवाज या टेलीग्राम संदेशों के प्रसारण के लिए नहीं बनाई गई थी, जैसा कि कई लोग मानते थे। इसका मुख्य उद्देश्य था वायरलेस ऊर्जा का प्रसारण, एक ऐसी कल्पना जो पूरे विश्व को महासागरों और महाद्वीपों के पार जोड़ सकती थी। प्रोजेक्ट का विचार था कि बिजली मुख्य स्रोत से आएगी,
फिर जमीन के माध्यम से पल्स करेगी, धातु की छड़ियों और भूमिगत कक्षों की मदद से पूरे पृथ्वी पर फैल जाएगी। इससे किसी भी व्यक्ति के लिए जो किसी भी स्थान पर हो, इस ऊर्जा का उपयोग करना संभव हो जाएगा, बस आवश्यक आवृत्ति पर सेट होकर। कल्पना कीजिए कि आपका घर भी उस तरह बिजली पकड़ सकता है जैसे रेडियो आवाज को पकड़ता है। निकोलाई टेस्ला ने इसे एक प्रणाली कहा, विश्वव्यापी वायरलेस ऊर्जा नेटवर्क, और वह हर शब्द पर विश्वास करता था जो उसने इसके बारे में कहा। शुरुआत में उसके विचारों को रुचि और समर्थन मिला। उन लोगों में से एक जो उसकी प्रतिभा पर विश्वास करते थे, सबसे प्रभावशाली बैंकर और वित्त पोषक जॉन मॉर्गन था। उसने इस परियोजना में महत्वपूर्ण राशि $1.5 लाख निवेश की, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। मॉर्गन ईमानदारी से आशान्वित था कि टेस्ला संचार और ऊर्जा के तरीकों में क्रांति ला सकेगा, जिससे मानवता के लिए नए क्षितिज खुलेंगे। लेकिन उसकी आस्था की सीमाएं थीं। जब मॉर्गन ने, जो अब प्रसिद्ध हो चुका था, सवाल किया, मुझे मापने वाला कहां लगाऊं, और यह स्पष्ट हो गया कि मुफ्त और वायरलेस ऊर्जा का विचार व्यावसायिक दायरों में नहीं आ सकता, उसकी आस्था खत्म हो गई। उसने समझ लिया कि कोई नियंत्रण तंत्र, कोई शुल्क प्रणाली या इस अदृश्य ऊर्जा स्रोत से लाभ कमाने का तरीका नहीं होगा। उस समय उसकी समर्थन इतनी ही अचानक से गायब हो गई जैसी कि वह आई थी। परियोजना का वित्त पोषण रोक दिया गया, टेस्ला की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई और उसे कठिन जीवन मूल्य निर्णय लेने पड़े। इसके बावजूद टावर बढ़ता रहा और ऊंचा उठता रहा, जैसे उसकी स्वप्नों का रहस्यमय प्रहरी। जल्द ही स्थानीय लोग इस संरचना के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बातें करने लगे। लोग रेडियो सुनते थे जो भूतिया संकेत पकड़ रहे थे, जैसे दूरस्थ आवाजें या अनजाने शोर। जमीन में अजीब कंपन महसूस होते थे जिन्हें सामान्य कारणों से समझाना संभव नहीं था, और आकाश में कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रकाश की चमक या तूफान की तरह चमकने वाली रोशनी दिखाई देती थी। ये अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं और अधिक रुचि और चिंता पैदा कर रही थीं। कुछ का कहना था कि टावर पूरे अटलांटिक महासागर के पार ऊर्जा संचार कर सकता है, महाद्वीपों को एकीकृत ऊर्जा क्षेत्र में जोड़ रहा है। अन्य लोग फुसफुसाते थे कि यह मौत की किरणें और गुप्त सरकारी प्रयोग हैं जो इस रहस्यमय संरचना के पीछे छुपे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सेना ने इस संरचना पर नजर रखना शुरू कर दिया, डरते हुए कि यह हथियार या खतरनाक तकनीकों का स्रोत बन सकता है। लेकिन कुछ समय बाद यह सब उतना ही अचानक से खत्म हो गया जितना कि शुरू हुआ था। टावर को अंतिम रूप से पूरा नहीं किया गया। 1917 तक इसे तोड़ दिया गया और खुद टेस्ला दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया। उसकी सपने, ऐसा लगता था, राख में मिल गए, जैसे उसकी प्रयोगशालाओं की दीवारों पर बने खाके सभी उनका प्रभाव और महत्व खो चुके थे। यहां तक कि ओडेनक्लिफ परियोजना के पतन के बाद, जिसके बारे में उसने बहुत कुछ कहा था, निकोलाई टेस्ला ने अपने सपनों का सिलसिला नहीं रोका। उसकी सेहत खराब हो रही थी और संसाधन खत्म हो रहे थे, लेकिन वह काम करता रहा। न्यूयॉर्क के सादे होटलों के कमरों में, जहां वह गर्मजोशी से नई सूत्रें, मशीन के खाके और आवृत्तियों को लिख रहा था, वह ऐसी उपकरण बनाने की आशा करता था जो उस अदृश्य ऊर्जा की तरह गूंज सके जिसे एक बार कोलोराडो से पृथ्वी के पार भेजा गया था। ऐसा लगता है कि दुनिया उसकी बात सुनना बंद कर चुकी थी। उसकी भोजन की व्यवस्था सादी और अभावपूर्ण थी, और दिन वह अकेले बिताता था, शहर की सड़कों पर कबूतरों को खाना खिलाते हुए या अपने नोटबुक में विचारों के खाके भरते हुए, जो शायद कभी प्रकाश में नहीं आएंगे। वह समाज से भुला हुआ व्यक्ति की तरह रहता था, सरल सुखों और स्वप्नों के साथ जो अधिकांश के लिए असंभव प्रतीत होते थे। उस समय प्रेस उसे अजीब, विचित्र व्यक्ति कहती थी, जिसकी विचारधाराएं और कार्य सामान्य से बाहर थे, और निवेशक उसे असंतुलित और अपने पूंजी निवेश के लिए खतरनाक मानते थे। लेकिन इसके बावजूद टेस्ला टूटा नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बस जीवन की सामान्य धारा से बाहर हो गया था, और यह बाहर निकलना इतना क्रांतिकारी माना गया कि वह वास्तविकता बनने के लिए बहुत अधिक था, इतना कट्टर कि उसे स्वीकार किया जा सके। हर बार जब वह नई अवधारणा या अपनी ऊर्जा प्रणाली का नया संस्करण प्रस्तुत करता, तो बड़े निगमों और वैज्ञानिक संस्थानों के द्वार बंद रहते। दुनिया आगे बढ़ती रही और विकास के अन्य रास्ते चुनती रही। उसने जीवाश्म ईंधन को चुना क्योंकि यह परिचित और लाभकारी था। उसने लाभ को चुना क्योंकि यह विचारों से अधिक महत्वपूर्ण था।
उसने सुविधा को चुना क्योंकि यह हमेशा नवाचार से ऊपर माना जाता था। और टेस्ला, वह व्यक्ति जो दुनिया को कुछ बेहतर देना चाहता था, महान सपनों और आदर्शों वाला व्यक्ति, धीरे धीरे एक ऐसी किंवदंती में बदल गया जिसे न तो मान्यता मिली और न ही सम्मान। जब वह 17 जनवरी 1943 को मर गया, न्यूयॉर्कर होटल के नंबर 330 में वह अकेला रह गया। न भीड़, न भव्य समारोह, बस अंतिम सांस और वह चुप्पी जिसे दुनिया ने उसकी मृत्यु का अंत समझ लिया। लेकिन यह चुप्पी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उसकी मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। संघीय एजेंटों ने उसके रहने वाले कमरे में घुसकर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसके सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड, खाके और अधूरे उपकरण जब्त कर लिए। इन सामग्रियों का कुछ हिस्सा बाद में उसके परिवार को वापस कर दिया गया, कुछ अभिलेखागार में रख दिया गया, लेकिन टेस्ला के महत्वपूर्ण कार्यों का बड़ा हिस्सा बिना निशान के गायब हो गया। न कोई पहुंच, न कोई स्पष्टीकरण, न यह जानने का मौका कि क्या जब्त किया गया और कहां चला गया। इसी समय से उसकी विरासत से जुड़ी असली रहस्य की शुरुआत हुई, क्योंकि यह विचार कि टेस्ला असफल हो गया पूरी तरह सही नहीं है। वह वित्त पोषण खो सकता था, अपने आविष्कारों को गंवा सकता था या समाज द्वारा भुला दिया जा सकता था, लेकिन उसने विज्ञान नहीं खोया। उसका पूरा ज्ञान और उसकी उपलब्धियां अभी भी मौजूद थीं, सूत्रों, खाका, सैद्धांतिक मॉडलों और प्रोटोटाइपों में छुपी हुई। एकमात्र बदलाव यह था कि अब कोई भी उन्हें खुलकर बात नहीं करता था। एक सदी से अधिक समय गुजर चुका था और ऐसा लग रहा था कि टेस्ला से जुड़ी हर चीज को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। हालांकि जैसे कि अगले सदी के दौरान दिखाया गया, समय एक लंबा समय है जिसे किसी भी चीज को पूरी तरह से नष्ट करने में लगता है। फिर भी 21वीं सदी ने एक आश्चर्यजनक मोड़ लिया, जब ऊर्जा पर खर्च असाधारण स्तर पर पहुंच गया और जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम आकर्षक होता गया, और जब जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन गया जिसने पूरे विश्व में घबराहट फैला दी, तो लोग पीछे मुड़कर जवाब खोजने लगे। वे अब न नॉस्टैल्जिया से नहीं बल्कि समाधान की तलाश में थे, और इतिहास के आईने में नाम और भी चमकने लगा, टेस्ला। उसकी विचारधाराएं जो पहले बहुत ही असामान्य या यहां तक कि पागलपन भरी मानी जाती थीं, अब विभिन्न स्रोतों में दिखाई देने लगीं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वीडियो, फोरम जहां ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान होता था, और इंजीनियर शौकीनों के ब्लॉगों में। इसे अब केवल सिद्धांत नहीं कहा जा सकता था। लोग प्रयोग करने लगे, उपकरण बनाने लगे, रोटर और चुंबक के साथ खेलते हुए उस वायरलेस स्वच्छ ऊर्जा का सपना फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। इस आंदोलन के केंद्र में जो धीरे धीरे ताकत पकड़ रहा था, एक उपकरण था जिसे लिबर्टी इंजन या फ्रीडम इंजन कहा जाता था। यह कोई बड़ा तकनीकी आविष्कार नहीं था, न ही किसी बड़ी टेक कंपनी का उत्पाद। परंपरागत भारी कवर की जगह, जिसमें तांबे की पट्टियां या शीटें होती थीं, इंजीनियरों ने बिल्कुल अलग सामग्री और तरीके अपनाए। उन्होंने छोटे नियोडिमियम चुंबक का इस्तेमाल किया जो ट्रांसफॉर्मर की कुंडलियों से निकाले गए थे, जिन्हें माइक्रोवेव ओवन में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये चुंबक शक्ति और कॉम्पैक्टनेस का मेल थे, जिससे उपकरण का आकार काफी छोटा हो गया। रोटर के रूप में हल्के और मजबूत हिस्सों का इस्तेमाल किया गया जो एल्यूमिनियम और चांदी के मिश्रण से बने थे, जिससे संरचना न केवल हल्की बल्कि अधिक टिकाऊ भी बन गई। यह सब एक बहुत ही सरल और विनम्र परियोजना का सा दिखता था, जैसे कि स्कूल की विज्ञान मेले के लिए एक प्रयोग। लेकिन जैसे ही इसे नेटवर्क से जोड़ा गया, सब बदल गया। तब स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर तकनीकी विकास है। शुरुआत में इस तरह के उपकरण के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कुछ उत्साही और प्रयोगकर्ता इसकी कार्य प्रणाली को वीडियो में कैद करने में सफल हुए। ये वीडियो छोटे छोटे चैनलों पर आए, जहां एक छोटी साफ सुथरी मशीन दिखाई देती थी जो लैंप जला सकती थी और उपकरणों को ऊर्जा दे सकती थी, मानो इसे बिजली की आपूर्ति से जोड़ा गया हो। लेकिन न तो कोई केबल दिख रहे थे, न तार, न बैटरी, न ईंधन या अन्य ऊर्जा स्रोतों के छुपे हुए भाग। सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। यह उपकरण बिना सामान्य ऊर्जा स्रोतों के कैसे काम कर सकता था? इन वीडियो के नीचे टिप्पणियां लगातार बदलती रहती थीं। प्रारंभ में लोगों ने अविश्वास और संदेह व्यक्त किया, सोचते हुए कि यह सब धोखा या फर्जीवाड़ा है। फिर आश्चर्य और चकित होने की खबरें आने लगीं।
मानो किसी ने गलती से अनंत इंजन का रहस्य खोल दिया हो। जल्द ही साजिश के सिद्धांत उभरने लगे, यह मानते हुए कि यह एक छुपी हुई तकनीक है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। कुछ लोग पूछते थे कि ऊर्जा कहां से आ रही है, तो कुछ यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि यह कैसे संभव है, क्योंकि यह ज्ञात भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। बाद में वीडियो सामने आए जिनमें उपकरण को पूरी तरह से चाई किया गया था। ये वीडियो बिना संपादन और बिना संशोधन के बनाए गए थे। केवल शोधकर्ताओं के हाथ हर भाग को सावधानी से खोल रहे थे। स्क्रीन पर हर तार, हर कॉइल, चुंबक, सभी घटक देखे जा सकते थे। कोई छुपा हुआ भाग या गुप्त कैमरा नहीं था, केवल ईमानदार, पारदर्शी चाय किया हुआ उपकरण। इन वीडियो में यह स्पष्ट हो गया कि अंदर न तो बैटरियां थीं, न ईंधन टैंक, न ही कोई गुप्त ऊर्जा स्रोत। सब कुछ बहुत सरल था। घूमने वाला रोटर, गरजने वाली कॉइल और आउटपुट, बस इतना ही विद्युत उत्पन्न करने के लिए आवश्यक था। उपकरण द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा स्थिर और समान थी। माप उपकरणों पर देखा जा सकता था कि यह 230 वोल्ट वैकल्पिक धारा प्रदान कर रहा था, जो दुनिया के कई घरों में जैसी ही थी, और यह कोई संयोग या गलती नहीं थी। परीक्षण बार बार दोहराए गए और परिणाम समान ही रहे। कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं और इंजीनियरों ने विभिन्न सामग्री और घटकों का उपयोग करके उपकरण को पुनः बनाने का प्रयास किया। सभी प्रयोग सफल नहीं रहे, लेकिन कई ने स्थिर और कार्यशील उपकरण दिखाए। मुख्य बात सही सेटिंग्स का पालन करना था। कॉइल का सही समायोजन, चुंबकों के बीच सही दूरी, सर्किट में प्रतिरोध को कम करना, यह सब विशेष सटीकता और सावधानी की मांग करता था। जब सब सही तरीके से किया गया तो परिणाम निर्विवाद थे। उपकरण स्वायत्त रूप से काम कर सकता था, बिना बाहरी ऊर्जा स्रोत के, और फिर भी शुद्ध वायरलेस बिजली उत्पन्न कर सकता था। जो ऊर्जा प्राप्त होती थी वह उपयोग के लिए उपयुक्त थी। यह प्रकाश, उपकरण और यहां तक कि अधिक जटिल उपकरणों को भी चलाने में सक्षम थी। इस खोज ने आधुनिक भौतिकी के पारंपरिक नियमों का विरोध किया। कुछ इसे धोखा या फर्जीवाड़ा कहते थे, निर्माताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते थे। लेकिन जो लोग गहराई से जांच कर रहे थे, वे इसमें कुछ और ही देख रहे थे। वे टेस्ला के सिद्धांतों की झलक देखते थे, विचार जो 80 साल से अधिक पहले व्यक्त किए गए थे। यह कोई अनंत गति या जादू नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक विशेष रूप था जिसे हम अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। जैसे महान वैज्ञानिक ने बार बार कहा था, जैसे जैसे लिबर्टी इंजन नामक उपकरण लोकप्रिय होता गया, यह अनोखी तकनीक का उपयोग करता था जो चुंबकीय पल्स के सटीक स्थान पर आधारित थी। ये पल्स एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र बनाते थे जो घूमने वाले रोटर से ऊर्जा को पास के विद्युत कॉइल में धकेलने में सक्षम था। महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सभी कॉइल या वाइंडिंग इतनी सटीक रूप से सेट किए गए थे कि ऊर्जा के हस्तांतरण में लगभग कोई नुकसान नहीं होता था। परिणाम स्वरूप न तो गर्मी निकलती थी और न ही सामान्य मोटरों में पाए जाने वाले शोर, और ऊर्जा का हस्तांतरण इतनी स्वच्छ और स्मूथ था कि मानो जादू हो रहा हो। हालांकि यह सारी जादूगरी जादू टोना में नहीं, बल्कि सटीक गणितीय गणनाओं और अभियांत्रिकीय समाधानों में निहित थी। इस मोटर का रोटर विशेष मिश्र धातु से बना था जो चांदी और एल्यूमिनियम पर आधारित था। इस मिश्र धातु का चयन संयोगवश नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य फूको करंट्स को कम करना था। ये बहुत छोटे वाइंडिंग करंट्स होते हैं जो सामान्य विद्युत मोटरों और जनरेटरों में अनिवार्य रूप से ऊर्जा खपत करते हैं, उसे गर्मी में परिवर्तित कर देते हैं और उपकरण की दक्षता को कम कर देते हैं। उच्च शुद्धता वाले मिश्र धातु और विशेष चिपकने वाली राल का उपयोग करके लिबर्टी इंजन टीम के इंजीनियरों ने असाधारण सटीकता से विधानसभा की। इससे कंपनियों में काफी कमी आई और अतिरिक्त ऊर्जा नुकसान से छुटकारा मिला। परिणाम स्वरूप इस रोटर का काम के दौरान लगभग कोई गर्मी नहीं हुई, जो उनके दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को फिर से साबित करता है। लेकिन इसी जगह सबसे विवादास्पद हिस्सा शुरू हुआ। कुछ दर्शक, विशेष रूप से वे जिन्होंने अभियांत्रिकी और भौतिकी के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया था, ने अतिदेय ऊर्जा की अवधारणा पर चर्चा शुरू कर दी। यह शब्द वैज्ञानिक समुदाय में खतरनाक और विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रणाली का उल्लेख करता है जो दावा करती है कि यह उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है जितनी कि वह लेती है। पूरी पारंपरिक भौतिकी, जो थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, कहती है कि यह असंभव है। उसके अनुसार
सिस्टम में दी गई ऊर्जा को उस ऊर्जा के बराबर होना चाहिए जो वह निकालती या स्थानांतरित करती है, बिना किसी अपवाद के। फिर भी महान विद्युतविद निकोला टेस्ला ने कभी कभी इस पहले नियम पर संदेह किया था। उन्होंने यह विश्वास करने के कारण नहीं किया कि जादू या चमत्कार संभव है, बल्कि इसीलिए कि उन्हें विश्वास था कि प्रकृति के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी अधूरा है। टेस्ला ने अदृश्य विकिरण ऊर्जा, जिसे वह रेडिएशन फील्ड कहता था, के अस्तित्व का उल्लेख किया था, जो पृथ्वी को घेरे हुए है और जिसे उपयोग करने वाले लोगों के लिए सदैव उपलब्ध है। उनका मानना था कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी शक्ति छुपी है जिसे अभी तक पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया गया है। उनके निधन के बाद 80 साल से अधिक समय हो चुका है और इसी समय लिबर्टी इंजन ने मानो संयोगवश या जानबूझकर इस विचार को छुआ। संदेह करने वालों ने तुरंत ही सबूत की मांग की। इसके जवाब में इंजीनियरों ने अतिरिक्त परीक्षण और प्रदर्शन किए। एक प्रदर्शन में इंजन को एक लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट दीवार के पास स्थापित किया गया था। दीवार के दूसरी तरफ कई उपकरण, लाइटें और विभिन्न उपकरण लगे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि इंजन बिना दीवार को छुए या सीधे संपर्क किए काम कर रहा था और कुछ ही सेकंड में ऊर्जा पेश करने लगी और दीवार के पार प्रवाहित होने लगी, मानो वह अस्तित्व में ही न हो। दीवार ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर रही थी, संकेत को ब्लॉक नहीं कर रही थी, बस उसे पास कर रही थी। इस तथ्य ने कई इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कंक्रीट जैसी ठोस सामग्री बिना नुकसान के ऊर्जा का संचार नहीं कर सकती, और लिबर्टी इंजन ने यही किया। भारी सामग्री के पार से ऊर्जा का संचार किया, जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से लगभग असंभव लगता है। इस प्रणाली का हृदय कोई अत्याधुनिक या चमत्कारिक चीज नहीं था। यह सबसे सरल और सामान्य सामग्री का संग्रह था, जिसे किसी भी गैराज या पुराने गोदाम में पाया जा सकता है। वहां जंग लगी हुई कॉइलें थीं, पुराने माइक्रोवेव ओवन से निकाले गए मैग्नेट्स, यहां तक कि वे हिस्से भी जो पहले घरेलू उपकरणों में इस्तेमाल होते थे। फिर भी इसके निर्माण में किसी खास सटीकता और सावधानी का अनुभव होता था, जैसे हर तत्व को अद्भुत सावधानी से चुना गया हो। यह उस देखभाल जैसी लगती थी जो कभी निकोलाई टेस्ला अपने डिजाइनों और नोट्स में डालते थे। जल्द ही एक असामान्य छाया शुरू हुई जो अनिर्वचनीय गायबियों के पीछे छिपी थी। वे वस्तुएं जो पहले सामान्य और भरोसेमंद लगती थीं, बिना किसी निशान के गायब होने लगीं। गायब होने के साथ ही डिजाइन, योजनाएं और फोरम पर चर्चा करने वाले पूरे खंड भी छेदने लगे, जहां लोग अपने खोज और विचार साझा करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई जानबूझकर इस परियोजना से जुड़ी हर चीज को मिटा रहा हो, जैसे पूरी तरह से उसे स्मृति से मिटाने का प्रयास हो। वर्षों की मेहनत से किए गए परीक्षण, प्रयोग पत्रिकाएं, डिजाइनों, योजनाओं, सब एक ही पल में गायब हो गया, जैसे हवा में उड़ गए। जो उपयोगकर्ता पहले सक्रिय रूप से विचारों पर चर्चा करते थे और अपने परिणाम साझा करते थे, वे अचानक छाया प्रतिबंध के तहत आ गए। उनके खाते अचानक ब्लॉक हो जाते, संदेश नहीं पहुंचते और नए पोस्ट्स दिखाई नहीं देते। कुछ मामलों में रिकॉर्डिंग या जानकारी संचारित करने वाले उपकरण दूरस्थ रूप से ब्लॉक हो जाते, जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती बंद कर रहा हो, जिससे कैमरे और गैजेट्स बेकार हो गए। फोन अनंत लोडिंग चक्र में फंस जाते, बिना किसी त्रुटि दिखाए बस निष्क्रिय अवस्था में चले जाते, जैसे जम गए हों। सब कुछ चुपचाप, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना अतिरिक्त शब्दों के हो रहा था। शुरुआत में यह सब मामूली तकनीकी खराबी, असफलता या गड़बड़ी लग रहा था, लेकिन समय के साथ ऐसी अफवाहें और फुसफुसाहटें फैलने लगीं जो अधिक स्पष्ट पैटर्न में बदलने लगीं। इंजीनियर और डेवलपर्स जो इससे टकराते थे, नोटिस करने लगे कि अंतिम समय में कुछ विशेष प्रोग्राम या उपकरण का उपयोग करने की अनुमति रद्द हो जाती थी। महत्वपूर्ण सम्मेलनों और बैठकों के निमंत्रण अचानक रद्द हो जाते, बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के। इलेक्ट्रॉनिक मेल में अनाम समझौते संलग्न होते, जिन्हें हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव होता, जिसमें कंपनियों का नाम भी नहीं होता था, और वे चुप रहने की शर्तें लगाते थे। फिर जैसे कोई तेजी से उस तकनीक से जुड़ी हर चीज को मिटा रहा हो, पेटेंट, नई खोजों के आवेदन भी गायब हो जाते, जैसे इस अनूठे प्रोजेक्ट का अस्तित्व ही नहीं था। पूर्वी यूरोप में एक छोटी सी समूह ने एक ऐसे उपकरण के निर्माण के लिए आवेदन किया जो गैर रेखीय प्रेरणात्मक आधार पर काम कर सके, एक गतिशील और अपनी प्रकृति में असामान्य। और 2 महीने बाद उन्हें एक पत्र मिला
जिसमें कहा गया था कि उनका आवेदन अवरुद्ध कर दिया गया है। कारण था एक अनिर्दिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा। कोई स्पष्टीकरण या अपील का अवसर नहीं था और सब कुछ एक संक्षिप्त सूचना और उदासीन शब्दावली तक सीमित था। यह सब बहुत परिचित लगता है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए था। क्योंकि यदि यह उपकरण वास्तव में काम कर रहा था, तो यह केवल बल्बों या उपकरणों के लिए ऊर्जा प्रदान करने का मामला नहीं था। नहीं, यह संपूर्ण मौजूदा ऊर्जा प्रणाली के विनाश का मामला था। वह प्रणाली जो कोयले, तेल, प्राकृतिक गैसों पर आधारित है और उन सभी व्यय खातों पर जो हमें सामान्य ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। यह सब बेकार और अनावश्यक हो सकता था, क्योंकि ऊर्जा स्वतंत्र रूप से अनंत और हर जगह प्रवाहित हो सकती थी। धरती पर, आकाश में, हमारे अंदर और हमारे चारों ओर। लेकिन इन सभी धारणाओं के बावजूद लिबर्टी इंजन काम करना जारी रखी। यह चुपचाप 1400 आरपीएम की गति से गुर्राती थी, 230 वोल्ट का वोल्टेज प्रदान करती थी और 6 मीटर की दूरी पर वायरलेस संचार के माध्यम से ऊर्जा प्रसारित करती थी। सब कुछ सावधानीपूर्वक सोचा गया था। हर कॉइल, हर सर्किट, हर अदृश्य शक्ति का पल्स, सब कुछ बारीकी से गणना किया गया था। कोई चालाकी नहीं थी, कोई बहाना या संदेह नहीं था। और यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि लिबर्टी इंजन का निर्माण केवल किसी विवाद या प्रतियोगिता को जीतने के लिए नहीं किया गया था। इसे मौजूदा ऊर्जा स्रोतों को पूरी तरह से बदलने के लिए बनाया गया था। शुरुआत में लोगों ने माना था कि यह केवल स्वायत्त ऊर्जा प्रणालियों, फ्रिज, पंप और छोटे उपकरणों के बारे में था। लेकिन समय बिल्कुल सही चुना गया था। हम उस युग में रहते हैं जब इलेक्ट्रिक वाहन अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, जब कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने और बैटरी तकनीकों में प्रगति की बात हो रही है। दुनिया की सरकारें विशाल सौर फार्म बना रही हैं, जो शहरों जैसी दिखती हैं और चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का विकास कर रही हैं। उस समय जब कार के अंदर किसी ने अचानक उसका नाम लिया, मानो एक अचानक खोज हुई हो। पूरी इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ तकनीकों का विकास का संघर्ष बहुत दूर का लगने लगा, जैसे बीते समय की स्मृति। इस पल यह स्पष्ट हो गया कि इस क्षेत्र में गति तेज हो रही है और विकास जारी है, क्योंकि बात अब केवल एक सरल इंजन या बुनियादी सिद्धांतों की नहीं थी। नहीं, अब बात अधिक गहरी थी, विचार की, उन संभावनाओं की जो खुलती हैं और उन चुनौतियों की जिन्हें पार करना है। इसी समय एक नाम फिर से मंच पर आया, जिसे लगातार अधिक बार उच्चारित किया जाने लगा। वह नाम था क्रिस्टियन फोन केनेक्सेक का। उस व्यक्ति ने पहले भी कई बार ऑटोमोटिव दुनिया के पारंपरिक नियमों का उल्लंघन किया है। बिना वितरण वाले घटकों वाले इंजन बनाए, बिना रिड्यूसर वाले ड्राइव सिस्टम और हाइपर कारें, जो दिखने में भविष्य की तकनीकों या विदेशी विकास की तरह लगते हैं। उसकी कारें कला के कृतियों जैसी दिखती थीं, जो विज्ञान के नियमों से बनाई गई थीं, सामान्य तकनीकों से परे थीं। अब अंदरूनी सूत्र और विशेषज्ञ बातें कर रहे थे कि यह व्यक्ति कहीं अधिक बड़े और क्रांतिकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसके द्वारा दायर पेटेंट आवेदन संकेत कर रहे थे कि वह आवृत्ति परिवर्तनीय इंडक्शन सिस्टम और नए फील्ड सिद्धांतों पर आधारित जनरेटर बना रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर चुप हो गए थे और घटकों और तकनीक के सप्लायर्स ने जानकारी और टिप्पणियां साझा करना बंद कर दिया था। और कहीं दूर स्वीडन में खबरें थीं कि एक हाइपरकार का प्रोटोटाइप परीक्षण के लिए बंद लेबोरेटरी में देखा गया है। यह कार अनूठी थी, इसे बिजली नेटवर्क से जोड़ने की जरूरत नहीं थी, ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं थी और संभवतः इसके हुड के नीचे एक शक्तिशाली कोर छिपा था, जो लेजेंडरी हाइब्रिड सिस्टम लाइब्रेरी जैसी दिखती थी। यदि ये खबरें सही हैं, तो केनेक्सेक सिर्फ गति की धारणा को नहीं बदल रहा है, बल्कि ऊर्जा की अवधारणा को ही पूरी तरह से पुनः परिभाषित कर रहा है। जब आपकी कार स्वयं अपनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, तो किलोवाट घंटा के लिए क्यों भुगतान करें? जब इंजन कभी खत्म नहीं होता, तो रेंज की चिंता क्यों करें? बैटरी किराए पर लेने या लंबी चार्जिंग नेटवर्क बनाने की जरूरत क्यों पड़े, जब इस आवश्यकता से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है? और यह विचार, यह पूर्ण स्वतंत्रता का विचार, और अधिक खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि वर्षों से स्वतंत्र ऊर्जा को कुछ काल्पनिक, मजाक या षड्यंत्र सिद्धांत माना जाता रहा है। इसे केवल एक कल्पना कहा जाता था, असफलताओं और धोखेबाजों से जुड़ी, जो अपने विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक सब बदल गया। अब लोग इसे वास्तविकता के रूप में देखने लगे हैं। वे टेस्ला और उसकी किरण ऊर्जा के सिद्धांतों की बातों को शून्य बिंदु ऊर्जा की धारणा से जोड़ने लगे हैं, जो क्वांटम भौतिकी में मौजूद है।
यहां तक कि उस वक्त भी जब ऐसा लगता था कि कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता, ऊर्जा फिर भी मौजूद रहती है। यह केवल एक कल्पना या फंतासी नहीं है, यह एक तथ्य है जिसे प्रयोगों और अवलोकनों से पुष्टि मिली है, जैसे कि कैजिमिर प्रभाव। इस प्रभाव में दो बहुत ही पतली प्लेटें जो केवल कुछ नैनोमीटर की दूरी पर हैं, अदृश्य आकर्षण का अनुभव करती हैं, जो खाली स्थान में ऊर्जा के फ्लक्टुएशनों के कारण उत्पन्न होता है। टेस्ला के पास, अफसोस, इस घटना का वर्णन करने के आधुनिक शब्द नहीं थे, लेकिन वह अच्छी तरह समझते थे कि ऐसी ऊर्जा मौजूद है और इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए 2021 में चलते हैं। एक कार्टूनिस्ट और टेस्ला के उत्साही प्रशंसक, जिसे मैथ्यू इनमैन या दी ओल्ड मिल के नाम से जाना जाता है, ने एक महत्वपूर्ण काम करने का फैसला किया। उसने एक कंपनी शुरू की जिसका उद्देश्य था ओर्डेनक्लिफ में एक मूल भूखंड को खरीदना, वह जगह जहां कभी टेस्ला ने काम किया था और अपने सबसे महान विचारों को विकसित किया था। उसका लक्ष्य था इस भूखंड को एक संग्रहालय में बदलना, महान वैज्ञानिक और इंजीनियर की विरासत की जीवित यादगार के रूप में। विचार काफी सादा था, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत थी। धन संग्रह के लिए 1 मिलियन से अधिक $300,000 इकट्ठे हुए, और यहां तक कि एलोन मस्क, जो अपनी नवाचारों के प्रति जुनून के लिए जाने जाते हैं, ने भी अपना दान दिया। इस तरह उस स्थान पर जहां कभी टेस्ला ने पूरी ऊर्जा को बदलने का प्रयास किया था, वहां अब वे लोग मौजूद हैं जो अभी भी उसकी विचारधाराओं में विश्वास करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। क्या तथाकथित लाइबर्टी इंजन व्यापक पैमाने पर विकसित और फैल सकता है? क्या वह स्थान जो कभी स्वप्न के खो जाने का प्रतीक था, ओर्डेनक्लिफ, अंततः उस जगह में बदल सकता है जहां यह सपना जीवित हो उठे और अपना साकार रूप पाए? ये सवाल इस विचार से गहरे जुड़े हैं कि पृथ्वी स्वयं एक ऊर्जा संचालक बन सकती है जो बिना तारों के ट्रांसमिट हो सके। कल्पना कीजिए कि वह बिजली की ऊर्जा जो पहले जटिल नेटवर्क और तारों की मांग करती थी, अब महासागरों के पार बह सकती है, घरों में प्रवेश कर सकती है, कारों और ट्रांसपोर्ट में भर सकती है। यह सब बिना किसी केबल, बिना ट्रांसफार्मर या शील्ड सिस्टम के, बिना किसी प्रतिबंध या बाधा के संभव है। अभी तक ऐसी क्षमताओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही इनसे इनकार करने वाले बयान आए हैं। यदि ये विचार सही साबित होते हैं तो मानवता की खोजों और तकनीकी प्रगति का इतिहास एक नए विकास चक्र में समाप्त हो सकता है। आखिरकार टेस्ला की मूल अवधारणा गैजेट्स या उपकरण बनाने से नहीं जुड़ी थी, यह स्वतंत्रता के बारे में थी। ऊर्जा के उपयोग की स्वतंत्रता, प्रकृति की शक्तियों को अनलॉक करने की क्षमता, जिसे मानव सिर्फ उपभोक्ता के रूप में नहीं बल्कि स्वामी के रूप में भी नियंत्रित कर सके। उन्होंने एक बार कहा था कि सभ्यता का प्रसार आग की तरह है। शुरुआत में एक छोटी सी चिंगारी थी, एक झलक, फिर झिलमिलाता हुआ प्रकाश जो धीरे धीरे एक प्रचंड आग में बदल गया। और यही विचार स्वतंत्र ऊर्जा का एक छोटी सी झलक के रूप में शुरू हुआ। ये एक चिंगारी थी, धूल भरे गैराज में गूंजती हुई, एक छोटी सी रोशनी जिसे मुश्किल से देखा जा सकता है, लेकिन जो धीरे धीरे तेज होती जा रही है और अधिक उज्जवल हो रही है। ये चिंगारी तेज हो रही है, शक्ति प्राप्त कर रही है, एक असेंबली लाइन से दूसरी, एक देश से दूसरे देश में फैल रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है। जब ऊर्जा वास्तव में स्वतंत्र और सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी, तो न केवल तकनीकों में बदलाव आएंगे, बल्कि उन लोगों में भी बदलाव होगा जो इसे नियंत्रित करेंगे। तब सवाल यह नहीं रहेगा कि लाइबर्टी इंजन काम कर रहा है या नहीं, बल्कि यह होगा कि कौन उसे जलने का अवसर देता है और उसकी पूरी क्षमता को प्रकट करने का मौका देता है। और यदि ऊर्जा वास्तव में स्वतंत्र और हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाए, तो इसके क्या परिणाम होंगे मानवता के लिए? इस पर विचार करना और अपने विचारों को टिप्पणियों में साझा करना जरूरी है। यदि आप ऐसी ही और कहानियों और विचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन खबरों और खोजों पर ध्यान देना न भूलें। अगला महत्वपूर्ण घटना या खोज फिर से इतिहास को लिख सकती है, हमारे विश्व दृष्टिकोण को बदल सकती है। उन सभी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कहानी को अंत तक सुना। आपका समर्थन, आपकी रुचि और ध्यान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नई खबरों और अपडेट्स पर नजर बनाए रखें ताकि आप हमेशा नवीनतम घटनाओं से अवगत रहें और हमारे नए सामग्री को न चूकें।